नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं यूजीसी नेट जून 2023 का पेपर हिंदी साहित्य का। तो इसमें हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग भी जरूर लगाएं और अपना आकलन करें। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? एलिस, जयमाला, अलका और लीला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयमाला, क्योंकि जयमाला चंद्रगुप्त का नाटक की पात्र ना होकर स्कंदगुप्त की पात्र है। ठीक है। स्कंदगुप्त में अगर हम और महिला पात्र की बात करते हैं तो देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी इत्यादि हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, चंद्रगुप्त नाटक है किसका वैसे? तो हम सभी को पता है, ये जयशंकर प्रसाद का है, जो कि कब का है? 1931 का है। ये कब का लिखा हुआ है? 1931 का है। और चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। 44 दृश्य हैं और 13 क्या है इसमें? गीत दिए हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रहा है दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा में, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस का हंस या धरती धन्ना अपना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु का। अब हम परीक्षा गुरु जो है वो कब का है? 1882 का है और हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास भी बोला जाता है। लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है इसको। ठीक है। 41 उपकरण थे इसमें। कितने उपकरण थे इसमें परीक्षा गुरु में? 41 उपकरण थे। देवरानी जेठानी की बात करते हैं तो ये 1870 का है। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त थे। कौन थे? गौरी दत्त थे। मानस का हंस की अगर हम बात करते हैं तो अमृतलाल नागर ने लिखा था 1972 में। और धरती धन्ना अपना की बात करते हैं तो ये भी 1972 में लिखा हुआ है, जगदीश चंद्र द्वारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरी आ रही है। तीसरे में देखो, सूची प्रथम फर्स्ट को सूची दूसरे से मिलान कीजिए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, घर का जोगी जोगड़ा, आवारा मसीहा। तो भैया इसमें हम देखते ही आवारा मसीहा किसका हो सकता है? आवारा मसीहा तो तुम्हें पता लग जाएगा, आवारा मसीहा तो विष्णु प्रभाकर का था। कलम का मजदूर की हम बात करते हैं तो मदन गोपाल ने लिखा है। व्योमकेश दरवेश की बात करते हैं तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। अब घर का जोगी जोगड़ा ये काशीनाथ का है। तो देखो, आपको पता लग गया, पहले का थर्ड है और दूसरे का चौथा है। पहले का थर्ड, दूसरे का चौथा। पहले का थर्ड, दूसरे का चौथा, तीसरे का फर्स्ट और पहले का चौथा। व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी। एक मिनट है। व्योमकेश दरवेश, पहले का थर्ड, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। चौथे का पहला देखो सबसे पहले तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। अब बात करते हैं, बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? ईदगाह, अमृतसर, आ गया, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया। बच्चन सिंह। इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजा निर्बंसिया। ठीक है। बच्चन सिंह का पात्र है किसका? निर्बंसिया कहानी का। और निर्बंसिया कहानी जो है 1957 की। कब की है? 1957 की है। और ये लिखी किसने थी? तो ये कमलेश्वर ने लिखी थी। ठीक है। कमलेश्वर ने ये कहानी लिखी थी। ईदगाह की अगर हम बात करते हैं तो ये 1933 की है। कब की है? 1933 की कहानी थी ये। किसने लिखी थी? प्रेमचंद ने लिखी थी, जिसमें हामिद है। ठीक है। चांद पत्रिका में प्रकाशित थी ये। और अगर हम बात करते हैं अमृतसर आ गया, तो ये भीष्म साहनी की पटरिया कहानी संग्रह में थी, 1973 की। कब की? 1973 की। उसने कहा था, पहली फ्लैशबैक स्टोरी है ये। कब की थी? 1915 की थी। याद है सभी को? अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। ठीक है। पांचवा प्रश्न आ रहा है, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? सिलिया, झुनिया, रूपा, सोना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? झुनिया का है। ठीक है। गोदान कब का उपन्यास है? तो गोदान कब का है? 1936 का ये उपन्यास है और मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही ये लिखा गया है। और पात्र की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले याद रखना,
होरी सबसे प्रसिद्ध पात्र है। धनिया, जुनिया, गोबर उसका लड़का है। रूपा लड़की थी, किसकी? होरी की। सोना भी लड़की थी। भोला समधी है। हीरा भाई है। दाता दीन गांव का जमींदार है। मेहता, मालती, राय साहब, ये सब आदि इसके पात्र थे। अगला प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित राम शंकर द्विवेदी, चंद्रशेखर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति, किसकी? देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है। इस समिति ने कुल कितनी बैठकें की थी? देवनागरी लिपि सुधार समिति ने 9 बैठकें की थी, याद रखना। और रिपोर्ट 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखते हैं। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यासकार के बारे में? बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी या फिर प्रेमचंद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? किशोरीलाल गोस्वामी के संबंध में ये बात बोली गई थी, जिन्होंने 65 क्या लिखे थे? उपन्यास प्रकाशित किए थे, है ना। अब बात करते हैं देखो बालकृष्ण भट्ट की। तो बालकृष्ण भट्ट की अगर हम पत्रिका की बात करते हैं तो इन्होंने 1877 में कौन सी पत्रिका निकाली थी? प्रयाग से हिंदी प्रदीप। और प्रेमचंद की अगर हम बात करते हैं तो ये 1930 में हंस पत्रिका बनारस से इन्हें प्रकाशित कराई थी, जो कि मासिक थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आ रहा है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलूक दास की नहीं है? ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान समुद्र और भक्ति विवेक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान समुद्र। मलूक दास की ना होकर ये किसकी है? ज्ञान समुद्र। तो ये सुंदर दास की है। किसकी है? सुंदर दास ने लिखी है। सुंदर दास कौन है? संत काव्य धारा में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये। अगली बात करते हैं 9वें प्रश्न की। रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले के बाद में क्रम लगाइए। सब कुछ होना बचा रहेगा, मगध, अपनी केवल धार, चांद की वर्तनी, अकाल में सारस। तो ये सारे विकल्प रहे। तो इस प्रश्न में देखो अपनी केवल धार, इसमें देखो सबसे पहले अपनी केवल धार को देखो तुम। ये अरुण कमल ने लिखा था 1980 में। कब लिखा था? 1980 में अरुण कमल ने। मगध श्रीकांत वर्मा का है, जो कि 1984 का है। कब का है? 1984 का। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का है। किसका? केदारनाथ सिंह का। कब का था ये? 1988 का। मगध कब का था? 1984 का। अकाल में सारस 1988 का। सब कुछ होना बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल का था ये 1992 का। ठीक है। चांद की वर्तनी राजेश जोशी ने लिखा था 2006 में, राजेश जोशी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं 10वां प्रश्न आ रहा है। नन्ननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? सिक्का बदल गया, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, कोसी की घटवार, एक टोकरी भर मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम में इसका जिक्र हुआ है, जो कि कब की कहानी है? 1956 की। किसकी थी ये? फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोसी की घटवार की। तो कोसी की घटवार जो है 1958 की है। कब की है? 1958 की थी। पहाड़ी परिवेश का जिक्र था इसमें और शेखर जोशी की कहानी थी। ठीक है। अब एक टोकरी भर मिट्टी को हम सभी जानते हैं कि हिंदी की पहली कहानी माधवराव सप्रे द्वारा रचित है, जो कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 11वें प्रश्न की तरफ। प्रकाशन वर्ष
के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद में लगाइए। उर्वशी, समाधिनी, रश्मिरथी, रसवंती, कुरुक्षेत्र। तो आप सभी बताएंगे कि रसवंती कब की है। रसवंती है 1940 की। कब की है? 1940 की। कुरुक्षेत्र कब की थी? 1946 की। समाधिनी है कब की? 1947 की। रश्मिरथी है 1952 की। उर्वशी है 1961 की। तो इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ रहा है, थियोसोफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और बनारस। तो इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा? मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी की जो पहली शाखा थी यहाँ खुली थी। और थियोसोफिकल सोसाइटी की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक थे बलाव तस्के और कर्नल ऑलकट। अब पढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है? दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वभाव निर्धारित आत्मा बंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कारण क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। तो इसमें दिए गए उपरोक्त कथन के आलोक में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तम उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर सही, ए सही, आर सही नहीं, ए सही नहीं, आर सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए सही, ठीक है, और आर सही नहीं है। मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची को मिलाइए, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसे। एक और द्रोणाचार्य पात्र बताना है। एक और द्रोणाचार्य का पात्र देखो इसमें कौन है? लीला है। ठीक है, स्कंदगुप्त की पात्र क्या है? कमला है। चंद्रगुप्त की बात हम करें तो अलका है। और अंधा युग की बात करें तो युयुत्स है। तो डी का ए देख लेते हैं, इन दो में ही आंसर बनना चाहिए। देखो पहले का दूसरा, इसमें भी पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, देखो दूसरे का तीसरा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन सा है? तो सबसे पहले तो याद रखना, ज्ञान रंजन की थी ये पिता कहानी 1965 में, है ना, इसके संबंध में। अब देखो 15वां प्रश्न देखो, पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे थे। यार बाजार से स्वयं खरीद लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। तो इसमें बोल रहा है कि कौन से कथन, पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? जो सही होंगे उसी पे आपने चयन करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सी डी। मतलब उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। और लास्ट देखो, वे 35 वर्षों तक अखंड रामायण और गीता पढ़ते रहे। डी इसका सही, सी इसका सही। ठीक है, तो इसका क्या गलत हो गया? बी, वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे, बिल्कुल गलत बात थी। वे बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल उन्हें पसंद थे, ये वाली बात भी इसकी गलत है। तो बी गलत था और ई गलत था। तो ए सी डी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंधा युग नाटक के अंकों के शीर्षक का क्रम
विजय एक क्रमिक आत्महत्या, कौरव नगरी अश्वत्थामा अर्धसत्य, पशु का उदय और गांधारी का श्राप। तो इसका जो क्रम होगा, तो जो पहला अंक है ना इसका, तो उसका नाम होता है कौरव नगरी। ठीक हो गया। अगर हम दूसरे अंक की बात करते हैं तो वो होता है पशु का उदय। ठीक है। हम तीसरे अंक की अगर हम बात करते हैं तो वह है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। चौथे में अगर हम बात करते हैं तो वो होता है गांधारी का श्राप। ठीक है। और पंचम अंक की हम बात करते हैं तो विजय एक क्रमिक आत्महत्या। और समापन जो छठा में है, समापन वह प्रभु की मृत्यु। ठीक है। तो हमें पता चल चुका है, मतलब कि पहला, दूसरा बी डी सी। अब देखो बी डी सी किसमें बना हुआ है, बी डी सी इसमें बना हुआ है विकल्प दूसरे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी निम्नलिखित पर व्यंग किया गया। अंग्रेजी की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने की वाली चिकित्सा व्यवस्था पर, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। तो इसमें किस पर व्यंग किया गया है? हम सभी को पता है चंद्रदेव से मेरी बातें की अगर हम बात करते हैं 1904 की कहानी थी, जो कि राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, अब देखो, अंग्रेजियों की नीति पर अंग्रेजी की पक्षपाती नीति पर किया गया है, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा पे किया गया है, और इस पे भी नहीं किया गया है, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर किया गया है, यातायात, मतलब कि ए बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा छोटा करना था इस सवाल को। सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष 2 स्त्री पात्र हैं। नाटक के पात्रों के नाम शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली है। लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है। इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। हमें क्या बताना है? सही उत्तर बताना है, सही कथन। तो इस प्रश्न में देखो, सबसे पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको चीज़ें पता लग जाएं। जैसे कि अगर हम बात करें, नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। बिल्कुल सही बात लिखी गई है कि नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। इस नाटक में 9 पात्र, जिसमें 7 पुरुष 2 स्त्री हैं, बिल्कुल सत्य बात है ना। अब इसकी जो भूमिका थी राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी, ये वाली बात भी सही है। अब देखो, अकबर अली इसमें पात्र में नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी नारायण लाल की है नौटंकी शैली में रचित आधारित है। अब सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिंदूर की होली 1934 में लिखा था, ना कि लक्ष्मी नारायण लाल ने, तो ये वाले भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में कौन एक नहीं है? पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, अर्थ वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो याद रखो, सबसे पहले तो कुंतक, इसको याद रखेंगे, कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में। इसको सबसे पहले रखना कि कुंतक ना वक्रोक्ति के ना 6 भेद बताए थे। कितने भेद? तो सबसे पहले तो देखो, वर्ण विन्यास वक्रता, पहला क्या है? विन्यास वक्रता। दूसरा पूर्वार्ध वक्रता, पूर्वार्ध। फिर है उत्तरार्ध या फिर परार्ध, जिसको हम बोल सकते हैं। फिर है वाक्य वक्रता, फिर है प्रकरण वक्रता, ठीक है, और फिर है प्रबंध वक्रता, प्रकरण प्रबंध वक्रता। ये 6 के 6 हो गए। देखो, सबसे पहले इसको सही से लिख लेता हूँ। देखो, मैं विन्यास वक्रता हो गया, पूर्वार्ध हो गया और परार्ध हो गया। ठीक है, पूर्वार्ध और परार्ध हो गया। चौथे पे वाक्य वक्रता, पांचवे पे प्रकरण वक्रता,
और छठे में प्रबंध वक्रता। तो पद पूर्वार्ध वक्रता हो गया, प्रकरण वक्रता भी है ही, प्रबंध वक्रता भी है, लेकिन अर्थ वक्रता मैंने कहीं पे भी आपको नहीं बताया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्थ वक्रता नहीं होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी लिपि। तो मतलब सर्वाधिक पूर्ण, सबसे बड़ी, सबसे सर्वाधिक पूर्ण है तो कौन है? ब्लूमफील्ड, जे एलिस, आइजक पिटमैन, विलियम जोन्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइजक पिटमैन ने अगर देवनागरी लिपि को क्या बोला है? संसार की यदि कोई सर्वाधिक पूर्ण है, कोई लिपि पूर्ण है तो वो कौन सी है? देवनागरी है। तो आइजक पिटमैन ने ये बात बोली थी। 21वां प्रश्न आ रहा है हमारा। उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, महावृतांत का समर्थन, साहित्य में विचरणवाद या विखंडनवाद की प्रतिष्ठा, कृति को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो ए सी ई, ए बी डी, ए बी ई, केवल बी सी डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? देखो उधर, सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति में माना गया। ठीक है। दूसरी चीज देखो, हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, बिल्कुल सही बात हो गई। और महाव्रतात्मक का समर्थन बिल्कुल गलत है। और साहित्य में विचरणवाद या अखंडवाद की प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालकृष्ण शर्मा नवीन किस पत्रिका का संपादन किया? प्रभा, स्त्री दर्पण, जागरण या क्रमवीर। तो इस प्रश्न में देखो, प्रभा पत्रिका का जो संपादन था वो किसने किया था? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था। और ये कानपुर से क्या था? 1921 से 1923 के बीच में इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखना। अब हम देखो, इसमें दिया हुआ है स्त्री दर्पण। तो स्त्री दर्पण पत्रिका की शुरुआत जो हुई है रामेश्वरी नेहरू ने 1909 में की है। स्त्री दर्पण रामेश्वरी नेहरू ने की थी 1909 में, इलाहाबाद से, याद रखना। और इसमें देखो दिया हुआ है जागरण समाचार पत्र का संपादन शिव पूजन सहाय ने किया था। कब? 1982 में। ठीक है, जागरण का कब किया था? 1982 में, शिव पूजन सहाय ने, बनारस से। कर्मवीर की हम बात करते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे ने किया था। प्रकाशन कब किया था? 1924 से, जबलपुर से, साप्ताहिक है। अगला प्रश्न आ रहा है, 23वां प्रश्न आ रहा है। 23वां प्रश्न क्या आ रहा है? नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन, बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। वैस राय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं कि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ का चीथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधित्व होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उपरोक्त कथन में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं। 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बताएंगे सभी। तो इसका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही दिए हुए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रहा है 24वां। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भ्रू
भंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मेला क्या है? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? मृदुल, कुमारगुप्त, मातृगुप्त या पर्णदत्त? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका मातृगुप्त द्वारा ये कहा गया है। ठीक है। स्कंदगुप्त जो है आपका 1928 का नाटक था, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है। ठीक है। नाटक में 5 अंक है और 33 दृश्य हैं। चंद्रगुप्त में 4 अंक थे और 44 दृश्य थे। अब बात करते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। निराला की कविताओं के संबंध में सत्य कथन है। पान मैं ही चुना, यह कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, यह पंक्ति बांधो ना नाव इस ठाव बंधु गीत में है। गरजो हे मृद व्रज्र स्वर, यह पंक्ति बादल राग में है। और रीजु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई थी। अरे वर्ष के हर्ष, यह कवि पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता से आई थी। उपयुक्त नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, अब दिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को, लेकिन कोशिश करते हैं, अगर देखते हैं अगर होता है तो। नहीं, इससे छोटा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मतलब ए बी डी। तो हमारा देखो इधर डी वाली पंक्ति हमारी सही है, साथ हमारी ए और बी भी हमारी सही दी हुई है। ठीक है। तो इसमें ए मैं पान, जो ये कविता थी, ये आपकी कुकुरमुत्ता सही है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी ना, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी कि अगर हम बात करते हैं तो बांधो ना नाव इस ठाव ही में ये है। अगला था तीसरे में देखो रिजु कुटिल। रिजु कुटिल वाली तो आपको जोगो फिर एक बार में ही दी हुई है। ठीक है। अरे वर्ष, अरे वर्ष के हर्ष कहाँ है? अरे वर्ष के हर्ष ये पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता में नहीं है, ये परिमल संग्रह में संकलित है, जो कि बादल राग कविता में आई है। किस में आई है? बादल राग कविता में आई है। अब बात करते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न, साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? माधुरी, सुधा, चांद, सरस्वती? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ठीक है। साकेत महाकाव्य 1931 का महाकाव्य, सबसे पहले तो समझ लो। और इसके जो 5 सर्ग थे वो सरस्वती पत्रिका में आए थे, जबकि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग इसमें दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उसमें तकाजा, अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया, जो अपना नहीं उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया? आकाशदीप, अपना अपना भाग, परिंदे और सिक्का बदल गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इस कहानी का परिंदे कहानी का है ये। परिंदे कब की है? 1960 की ये कहानी है। ठीक है। निर्मल वर्मा की लिखी हुई कहानी है, इसी में ये बीच में बात आई है। ठीक है। और सिक्का बदल के हम बात करते हैं तो ये 1948 की कृष्णा सोबती की थी, जो कि देश विभाजन पर आधारित थी। आकाशदीप जो है आपकी 1928 की जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह था। अपना अपना भाग जो है वो जनेंद्र कुमार की कहानी है। अब बात करते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। निबंधकार विवेकी रॉय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विवेकी रॉय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण हैं। विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते थे। विवेकी रॉय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है। विवेकी रॉय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर छौंक बघार बहार सब भोजपुरी का है। विवेकी रॉय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफलन है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो आपको देखना है विवेकी रॉय के संबंध में ना,
क्या बोल रहा है? विवेकी रॉय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में तीनों रूप प्रकट होते थे। ये वाली बात बिल्कुल सत्य थी। विवेक रॉय के निबंध ठोस विधागत ढांचा की उदाहरण है, बिल्कुल गलत बात है ये। अब अगला देखो, विवेकी रॉय के निबंधों में क्या बोल रहा है कि विवेकी रॉय के निबंध में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की अधिक है। ये वाली बात भी है। एक मिनट, ये क्या जा रहा है आपका? गलत जा रहा है। विवेकी रॉय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर छौंक बहार सब भोजपुरी का है। बिल्कुल सही बात है। अब अगली पॉइंट देखो क्या बोला, विवेकी रॉय के निबंध में राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफलन है। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बी डी ई। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और कारण और बताना है इसका, ठीक है। लिखित और दूसरा उसके कारण के रूप में। प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यम वर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। कारण, मध्य वर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई। उपयुक्त कथन आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सही चुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो हमें बताना है। इसका सही आंसर है ए सही और आर सही नहीं है। मध्यम वर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई, जो बिल्कुल इसमें नहीं है, क्योंकि मध्यम वर्गीय सत्य की समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में नहीं, प्रगतिवाद में हुई थी। किस में हुई थी? प्रगतिवाद में। इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब होती है? अप्रैल 1936 में लखनऊ में, ठीक है। और अध्यक्षता पहले किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बारिश में भीगते बच्चे, क्या बोल रहा है? तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हवा में हस्ताक्षर, बेहतर दुनिया के लिए कविता में औरत। तो इस प्रश्न में देखो, सबसे पहले तो हमें कनेक्ट करना होगा, हमें क्या बताना है? रचना और रचनात्मक। बारिश में भीगते बच्चे किसका था? तो रामदरस मिश्र का। तो पहले दूसरा, पहला दूसरा, ये कट हो गया, ये कट हो गया। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी ने किए थे। तो दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, ऑप्शन दो उसका सही। सी का देखो चौथा, सी का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कविता में औरत किसका है? अनामिका का है, ठीक है। एक मिनट, बेहतर दुनिया में अगर हम बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, कविता में औरत और अनामिका, बिल्कुल ये वाली बात सही हो रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विचारक और सिद्धांत। सी डी डब्ल्यू ब्रे, सी डी डब्ल्यू ब्रे का जो सिद्धांत था वो कौन सा था? तो बिंबवाद था। अल्बेयर कामू की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने, कामू ने अस्तित्ववाद पे बात की है। और ल्योतार ने अगर हम बात करें तो उत्तर आधुनिकतावाद में की है। और कार्ल गुस्ताव जुंग का किसमें है? मनोविश्लेषणवाद में ये है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले 32वें प्रश्न की तरफ। 32वें प्रश्न में थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? गौ, ट, ड, च और ठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी सी ई, मतलब बी सी और ई मूर्धन्य ध्वनि है। आपको पता होगा ट, ठ, ड, ढ जो होता है, अरे गलत हो रहा है, ट, ठ, ड, ये वाला सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। 32वां प्रश्न आ रहा है, ये हम देख चुके हैं। 33वां प्रश्न मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। 34वां देखते हैं। संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः किस रचनाकार पर आधारित है? ये किस पे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनाकार पर आधारित है। जो कि लिखा किसने था? संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह कृत लिखा हुआ है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित रचना है। अब बात करते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। हमारे
हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोग को कोई चलाने वाले हो तो यह क्या नहीं कर सकते हैं। उद्धरण किस निबंध से? दिल्ली दरबार। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? शिव मूर्ति और शिव शंभू के चिट्ठे। तो इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प 2। ठीक हो गया। दिल्ली जो भारतवर्ष की उन्नति है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध था, ये कब का है? 1884 का ये निबंध है। ठीक है। दिल्ली दरबार दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कब का है? 1858 का ये है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं शिव मूर्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र का है। शिव शंभू के चिट्ठे जो है वो बालमुकुंद गुप्त का निबंध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 36वीं। निम्नलिखित में से कथन कथन काव्य शब्दोदय गुणालंकार संस्कृतो शब्दार्थोर्थे किसका है? भामा, मम्मट, वामन और विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वामन का ये कथन है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37वां प्रश्न आते हैं। कहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहानी का मूल स्तर विरोध और निषेध का है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से हैं। एक और जिंदगी, 9 साल, छोटी जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानियाँ और के उदाहरण हैं। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व और कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। मोहन, राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि और कहानी आंदोलन के अन्य प्रमुख हस्ताक्षर हैं। ठीक है। इस प्रश्न में आपको सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए बी डी। ए बी डी बोलते सबसे पहले देखो, कहानी का मूल स्तर विरोध और निषेध का है। ठीक है। बी में क्या था? ए बी डी। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से हैं। और अगर हम इसमें फैक्ट देखें इसमें, तो इसमें दिया हुआ है ए बी डी में एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि तत्व और कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। और बी में देखो क्या बोल रहा है, गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रवक्ताओं में से हैं और कहानी का मूल स्तर विरोध और निषेध का है। बिल्कुल सही बात जा रही है। स्वतंत्र उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, तो ये तो गलत बात हो गई भाई। स्वनिम के दो भेद होते हैं, खंडे और खंडेतर, सही बात हो गई। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण हो जाता है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। तो हमें इसमें सही चीज़ें बतानी थी, दिए गए सही का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बी सी ई, बी सी और ई। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न आ रहा है आपका। पत्रिकाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार संपादकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राजा रामपाल सिंह, सदानंद मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी, केशव राम भट्ट। दिए गए 39वां प्रश्न। अब इसमें इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चालीसवां प्रश्न देखते हैं।
40वां प्रश्न देखते हैं। उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। राग दरबारी उपन्यास शब्द क्रीड़ा श्लेष और बिंबों पर व्यंग्यार्थ प्रयोग। बाण भट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है। मैला आंचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है। शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं। झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है। सही कथन का चयन करना था इसमें हमें, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब कि राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग किया हुआ है। बाण भट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है, बिल्कुल गलत बात है। और मैला आंचल की भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है, बिल्कुल सही बात है। और शेखर एक जीवनी बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं, बिल्कुल सही बात है। झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है, ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। ग्रंथों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रस गंगाधर, चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, काव्य अनुशासन, रस मीमांसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बोले तो जो काव्य अनुशासन है, एक मिनट, जो काव्य अनुशासन है ये 12वीं सदी का आचार्य हेमचंद्र का था, ठीक है। अब चंद्रालोक जो है वो जयदेव का है। चंद्रालोक ये 13वीं सदी का था, जयलोक का। साहित्य दर्पण जो है ये विश्वनाथ का 14वीं सदी का था। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ का था, 17वीं सदी का। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था, ये 19वीं सदी का, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से निम्न में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक। नहुष, शकुंतला नाटक, विद्यासागर और जानकी मंगल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जानकी मंगल, ठीक है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल है, जिसे 1868 में काशी में खेला गया। और लक्ष्मण का अभिनय किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। नहुष नाटक की बात करते थे 1859 का है, ठीक है। गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहला नाटक भी बोला था। शकुंतला नाटक की हम बात करते तो 1862 का था, लाचार लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया। विद्या सुंदर की बात करते तो 1868 का है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो पात्र के साथ इसको जोड़ना था। बेनी माधव, पटेश्वरी, सकलदीप और नरोत्तम। तो सबसे पहले तो देखो बेनी माधव जो है वो कहा गया मानस का हंस में था। बेनी माधव मानस का हंस में था, अमृतलाल नागर का। पटेश्वरी की अगर हम बात करते तो गोदान का था, ये प्रेमचंद में आप सभी ने पढ़ा था। सकलदीप की हम बात करते तो ये मैलांचल का था, सकलदीप। और नरोत्तम की बात करते तो ये झूठा सच यशपाल का है। तो ए का डी देख लेते हैं सबसे पहले, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। मिथक के संबंध में बातें बोल रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज है, जो और अवचेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष 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 इसको हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, रूप नियमन करते हैं। मिथक में ज्ञानेंद्रिय के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य अनुभव पुंज निहित नहीं होते। बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। हिंदी में मिथक के लिए पुरावर्त, पुरा कथा और पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो इसका देखो एक मिनट थोड़ा 44वां प्रश्न है इसका। अब ई यहाँ पे दिया हुआ है, समाज शास्त्री के अनुसार मिथक सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण तथा संचालन के लिए नहीं गढ़े जाते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सी डी इसका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए 2 कथन दिए हुए हैं। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और
अमंद अभियोग अभ्यास को काव्य का हेतु माना। मम्मट के अनुसार शक्ति निपुणता, क्या बोल रहा है, शक्ति निपुणता और अभ्यास काव्य रचना हेतु है। हमें सही बताना है इसमें। तो इस प्रश्न में सही उत्तर क्या चले जाएगा, ए और दो दोनों सत्य हैं, मतलब कि दंडी ने और मम्मट ने। तो देखो काव्य रचना हेतु शक्ति निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु कारण माने हैं। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और आनंद अभियोग काव्य के कारण माने हैं। अब देखो 46वां प्रश्न आ रहा है, क्या बोल रहा है 46वें प्रश्न की तरफ ये, भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, विविधता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा दैत्यता को अभिरचना की दैत्यता भी कहते हैं। स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर आप बात कर रहे हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 40 का। तो इसमें देखो ए सी डी इसका सही है, ए हमारा सही है, सी हमारा सही है और डी हमारा सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले से बाद में लगाइए। भूले बिसरे चित्र और निरुपमा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए में भूले बिसरे और बी में लिख देता हूँ निरुपमा। अब सही हो जाएगा हमारा। तो इस प्रश्न का देखो भूले बिसरे चित्र निरुपमा। तो सबसे पहले तो कंकाल देखो, कंकाल 1929 का है, ठीक है। फिर आता है निरुपमा 1936 का, ठीक है। फिर आएगा भूले बिसरे चित्र 1959। फिर आता है अपने अपने अजनबी 1961। फिर आता है मुर्दा घर 1974। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि से देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म्य स्थापित किया जाए। कथन किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, महात्मा गांधी द्वारा ये बात बोली गई है। निम्न में से कौन अज्ञेय रचित कहानी नहीं है, विपदगा, नदी के दीप, शरणार्थी और जयदोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका, नदी के द्वीप। क्यों नदी के द्वीप अज्ञेय द्वारा रचित कहानी नहीं बल्कि उनके द्वारा रचित उपन्यास है जो कि 1951 का है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठे जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ध्रुव स्वामी नाटक का उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामी, कोमा, मिहिरदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिहिरदेव ने ये बात बोलता है, मिहिरदेव, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन 50 प्रश्न हम देखेंगे पार्ट 2 में क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो 50 प्रश्न देखूंगा मैं अगली वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।